9 मई को रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है। इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे। इमरान खान साहब को शायद इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि लॉन्ग मार्च करने से जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। मैंने फैसला यही किया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। तो सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में। इमरान खान को 10-20 साल की कैद दे रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पीटीआई हिस्सों बकरों में बंटने के बाद अब अपने रहे से वजूद का जो है वो भी जो है उसके लिए फ़ाइट कर रही है। उसके लिए भी लगता है कि अपनी एक बका की जंग जो है वो पीटीआई के अंदर जो है वो चल रही है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्टी प्रेसिडेंट तीनों इस वक्त जो हैं वो जेल में हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हवाले से ये बड़ा जो है ये एक खदशा है कि वो नाअहल जो है वो हो सकते हैं। उनकी नाअहली के इम्कानात जो हैं वो कहा जा रहा है बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा जो है वो उस वक्त नज़र आ रहे हैं। और फिर जिस तेज़ी से साइफर केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है और जो शिद्दत 9 मई के वाक़यात की पीटीआई फेस कर रही है, उससे एक सवाल जो है वो जन्म लेता है जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या पीटीआई आने वाले इलेक्शंस में जो है वो मौजूद होगी। फिर जिस तेज़ी से लोग अपनी राहें जुदा कर रहे हैं पीटीआई से, कुछ लोगों ने 9 मई के कुछ देर बाद ही जो है राय जुदा कर ली। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हाल ही में उस्मान डार साहब ने राहें भी जुदा की, सियासत को भी जो है वो खैरबाद कहा और बहुत सारे इंकशाफात भी किए। साथ ही साथ इसी तरह की जो ख़बरें हैं वो सदाकत अली अब्बासी के हवाले से भी आ रही हैं कि वो आने वाले दिनों में ये एक ऐलान करेंगे कि वो अपनी पार्टी से जो है वो राहें जुदा कर रहे हैं। तो होगा क्या, पार्टी के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, पीटीआई कहाँ जा रही है, किस तरफ निकल रही है। बहुत कम इस तरह रहनुमा हैं जो पीटीआई के साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनको आप जिसको नज़रियाती कारकुन, नज़रियाती लीडर, नज़रियाती साथी जो है वो इमरान खान साहब के आप कह सकते हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब का शुमार जो है वो होता है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली साहब से बात करेंगे कि पीटीआई कहाँ जा रही है, पीटीआई की सियासत कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो अली मोहम्मद खान साहब से करनी है। अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस और अब तो बहुत दिनों बाद आप जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। अली भाई, गुफ्तगू का आगाज़ ऑफ कोर्स आजकल जो चर्चा हो रहा है वो उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू है कामरान शाहिद साहब के साथ, उसका जो है वो तस्करा हो रहा है। उसी से एक चीज़ जो है, उसी से एक क्लिप जो है निकाली है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर दो धड़े थे, मफामत, मजामत, और इमरान खान साहब का टिल्ट जो है वो ज़्यादा मजामती जो ग्रुप है उसकी तरफ जाता था। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए क्या कहना था उस्मान डार साहब का, फिर अली साहब की तरफ चलती हूँ। अच्छा अली साहब, आपने सुना कि उस्मान डार साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहा जाता है ये इस तरह की जो इंकशाफात हैं, इस तरह की जो बातें हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं, आपने बड़ा क्लोजली सारी वर्किंग भी देखी है, साथ ही हैं आप इमरान खान साहब की बहुत देर से। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, ये बात सही है, ये दुरुस्त है कि एक ग्रुप इस तरह का था जिसने मजामत की तरफ जो है वो इमरान खान साहब को धकेला? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, अभी जब आप गुफ्तगू फरमा रही थी और उस्मान साहब की भी बात आप सुनवा रही थी, मैं वैसे अपने नोट्स ले रहा था और मैं देख रहा था। देखें, जिन लोगों के नाम उस्मान साहब ने गिनवाए हैं, पहली बात तो ये है कि हम सब ने इकट्ठे काम किया है, इंक्लूडिंग उस्मान डार साहब। और ये जिनके ज्यादातर नाम गिनवाए हैं, हमाद अजहर हो गए, मुराद सईद साहब हो गए, और भी अगर आई थिंक अली अमीन खान का शायद नाम, और दूसरी तरफ मैं हो गया, और भी जितने हैं, हम में से अक्सरियत वो है कि अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो शायद हमारी सियासत ना होती। इकट्ठे हमने काम किया है। अब ये जो हमाद साहब हैं, इनका अगर आप देखें, मियाँ साहब, मियाँ अजहर साहब के बेटे, आई थिंक पुराना लीगी खानदान है, मुस्लिम लीगी, लाहौर के रहने वाले, रख रखाव वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं। क्यों? हमाद अजहर पढ़ा लिखा बैरिस्टर है। मैंने और उन्होंने इकट्ठे काबीना में काम किया। मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी इदारे के खिलाफ बात की हो।
अप्रोच आपकी हॉकिश हो सकती है, कोई शख्स सख्त बात कर सकता है, जैसे मैंने भी बहुत मौकों पे मैंने सख्त बात की है, लेकिन फिर मेरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स थी, जिसने पार्लियामेंट चलाना होता है, तो फिर आपने बात करनी होती है। जैसे आमिर डोगर साहब थे या मैं था, स्पीकर असद कैसर साहब थे, हमें पार्लियामेंट चलाना होता था। फिर इसमें मुराद सईद साहब का उन्होंने नाम लिया। मुराद साहब ने सफर किया है पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिली ने सफर किया, उनकी अम्मी जान आज भी हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दे। लेकिन मुराद साहब के, मैं तो साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में, वरना वो तो छोटा भाई है। तो मुराद की जो अम्मी है, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ स्वात ऑपरेशन, वहाँ वो हिट हुई, और मुराद ने खुद कभी बहुत कम उन्होंने जिक्र किया था, बल्कि मैं ज्यादा ये बात मैंने की, लोगों को ज्यादा मेरी तरफ से मालूमात मिली। मुराद ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, हालांकि उसने सफर किया, फैमिली डिस्टर्ब हुई। मुराद एग्रेसिव आदमी है, स्पीच सख्त कर देता है, लेकिन दो बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुराद ने कभी किसी को गाली नहीं दी। करप्शन की बात की है पार्लियामेंट में, मैं तो 7 सीटें होती थी। दूसरी चीज ये है कि इकट्ठे हमने काम किया, मैंने मुराद को कभी, हालांकि इतना उसने सफर किया है, उसका घर, उसकी फैमिली, नहीं कि माँ से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, मैंने कभी उसको इदारे के खिलाफ बात नहीं करते देखा। अब ये जो कोई कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं है, ऐसी कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज इसकी हकीकत नहीं है। लेकिन जो उस्मान साहब की बात है, इस पे क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि बात फ्री विल में कितनी है। वो जो उनके घर के मामलात आपने देखा, अम्मी जान जो आपने उनका बयान भी सुनाया, तो अम्मी जान कितनी तकलीफ से गुजरी, वो प्लीडिंग करती रही। हमारे काजी साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वैसे एक बात और भी मैं करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, लोग प्लीड करते हैं, कोई सिस्टम ऐसा होना जरूर चाहिए कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स तो आए, क्योंकि वो ईद मिलादुन नबी के दिन भी मैंने उनका देखा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं उस्मान साहब का, कि वो कहाँ गायब रहे, अचानक कैसे इस तरह से फ्रेंडली माहौल में सारा आ गया। फिर कमरान शाहिद साहब के साथ तो मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो क्या ये मुनासिब है कि कोई शख्स गायब हो जाए, फैमिली से ताल्लुक ना हो, और अचानक प्रोग्राम में आ जाए, तो उनको भी बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना कमरान शाहिद साहब को करना पड़ रहा है। अली साहब, कता कलामी की माफ़ी, बहुत सारे, अब ये आप भी यही कंजेक्चर कर रहे हैं, आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर में थे, ये प्रेशर में जो है वो बयानात जो हैं वो लिए जाते हैं, बट प्रेशर में तो आप पे भी कोई कम प्रेशर नहीं था, आप जेल में थे, एक केस में रिहाई होती थी, दूसरी केस में आपको जो है वो अंदर दोबारा जो है वो कर लिया जाता था, और तब भी यही जो है वो चहमगोइयाँ हो रही थी कि अली मोहम्मद खान जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उस दिन उसकी जेल की जो ये कैद है ये ख़त्म हो जाएगी। आपने तो वो प्रेशर नहीं लिया, आप तो आज भी जो है इस वक्त आप आज़ाद बैठे हैं, और अपने जो असूल हैं इमरान खान साहब का साथ आपने छोड़ा, उन्हीं असूलों पर आप जो है वो कायम बैठे हैं। देखिए, उसमें प्रेशर अगर करना होता तो आपकी तरफ भी तो आता। इसमें शायद एक रीजन ये भी हो कि बेसिक सारे मसले की जड़ जो है वो 9 मई का केस है। 9 मई का केस कुछ इनिशियली जब कोई 3 MPO 3 अदद मुझ पे लगी, वो खत्म हो गई, फिर मुझे वो मर्दान ले गए, तो मर्दान में दहशतगर्दी की अदालत में जब पेश किया तो 9 मई का केस था। उस पर वकला ने भी मेहनत की, मैंने क्या आर्गुमेंट्स देने थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी, और वो अदम सबूत की बुनियाद पे अदालत ने मुझे मेरा केस खत्म कर दिया। उसके बाद जब उनके पास कुछ और ना रहा तो फिर वो करप्शन के केसेस में ले गए, तो वो बड़ी ईद भी उधर गुजरवाई, और एक तरह से अच्छा भी हुआ। देखें, तकलीफ गुजरी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैंने जेल की ईद देखी, मैंने वहां बच्चे देखे, मैंने उनके अफसरदा चेहरे देखे, मैंने यकीन करें, जेल हालांकि सुन्नत अंबिया भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कोई आपका दुश्मन भी जेल में ना जाए, लेकिन जिंदगी में अगर आप एक बार जाते हैं तो बहुत सी चीजें आप उधर देखते हैं, आपका ईमान पुख्ता होके निकलता है, आपको सोचने का भी मौका मिलता है कि आप अपनी इस चीज पे कहाँ तक मजबूत खड़े हैं या नहीं है। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मेरी माँ की दुआ थी, मैं निकल आया। अदालत पेशावर हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया। मैं समझता हूँ सारी अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस क्राइसिस में ह्यूमन राइट्स केस अलमिया में जो पेशावर हाई कोर्ट निकल के आई है, मुझे, क्योंकि मेरा शहर है और मैं वकील भी हूँ, और वहाँ कुछ अरसा गुजरा भी हाई कोर्ट में, तो मुझे उन पे फख्र है कि जिस तरह से वो जज साहिबान स्टैंड ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि केसेस का अगर आप सामना करें और आपको अदालत से कुछ रिलीफ मिल जाए तो कुछ फिर प्रेशर आप बर्दाश्त कर भी जाते हैं। उस्मान साहब का सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी थी कि वो जाहिर है कुछ अरसा वो गायब थे, हाइडिंग में थे,
घर को उनको बड़ी, मैं समझता हूँ, तकलीफ पहुंची है। माँ जी हर वक्त उनके वीडियो पैगाम भी आते थे, लेकिन जिस तरह जज्बे से वो बोली हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों को बड़ा हौसला दिया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए अली साहब कि इस वक्त अगर हम खान साहब पर आ जाएं, खान साहब के इस वक्त जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उस पर आ जाएं, तो ये तो लग रहा है इस वक्त अगर कहा जाए, मतलब खैर जो जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से जो है वो एविडेंस आ रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला इलेक्शन है, उसमें खान साहब जो हैं वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, या आपको लगता है जिस तरह बात भी हो रही थी कि खान साहब ने भी मेंटली शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले इलेक्शंस में, और वकला की टीम भी ये बता रही है, आप आने वाले इलेक्शंस में जो है वो शामिल नहीं हो सकते, आप क्या देखते हैं? देखिए, कोशिश तो की जा रही है कि खान साहब जो हैं वो मैं मुकाबले से बाहर हूँ, क्योंकि बाज़ाहिर तो यही लग रहा है। बड़े बड़े जूरिस्ट हैं जो खान साहब का केस लड़ रहे हैं, और कुछ मुखालिफ में भी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी कानून पढ़ा हुआ है। जिस तरह उनका तोशाखाने में सजा हुई है, किसी कानून में इस तरह नहीं होता। उस पर हमें 1001 रिजर्वेशन है, जितनी सूरत से हुआ। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरी। अली साहब, क्योंकि वक्त का मैं आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग, कोशिश आप कह रहे हैं की जा रही है, तो इस कोशिश से क्या मुराद है? कौन कोशिश कर रहा है कि उनको निकाला जाए इसमें से, अमली सियासत से? देखें, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो टीम है वकला की, जो हमारी कोर कमेटी है, जो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी तो कोशिश इसलिए है कि वो बचें। ये खान साहब से ज्यादा पाकिस्तान के लिए। देखें, आपके सवाल के पहले, इससे पे मैं आता हूं, लेकिन मैं अपनी ये बात पूरी कर लूं कि जितना मुल्क के लिए कुछ बहुत कीमती चीजें होती हैं, जैसे आपके बड़े इदारे हैं, आपके आर्म फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, आपका नजरिया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना ही अहम आपके नेशनल एसेट्स हैं। अगर आपके मुल्क में कोई बड़े डैम्स हैं, या कोई आपके अंदर तेल के जखायर हैं, गैस के हैं जमीन में, साथ ही आपका जो लीडर होता है, नेशनल लीडर, क्योंकि नेशनल लीडर कौम को इकट्ठा करता है। जब आपका नेशनल लीडर ना हो, तो फिर आप देख लीजिए जिस तरह इराक में हुआ, जिस तरह और अफगानिस्तान में एक जमाने में होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब देखें, इस उम्र में ही इज ऑलरेडी 71-70, अभी कल हमने उनकी वो सालगिरह भी मनाई है, तो 71 साल की उम्र में है। उनको अपने लिए क्या चाहिए? वो देख लिया, वो वजीर आजम भी बन गए, वो वजीर आजम बनने से पहले भी एक मेगा पर्सनैलिटी थे। वो तो इस मुल्क को कुछ डिलीवर करना देना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ वो इंसाफ के किसी भी उसूल के मुताबिक नहीं है। आप कह रही हैं कि कौन कर रहा है? जो हुकूमत अली साहब, बेशक जो इमरान खान साहब का स्टैचर है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, बन रहे थे, लेकिन ये भी एक चीज जो है वो पहले देखने में नहीं आई कि किसी लीडर ने इस तरह जो है वो अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया हो, फिर उसकी मजम्मत करने से भी इनकार कर दिया हो। और वो ये नहीं है कि कोई मतलब जो आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी बातों पे है सिर्फ। इमरान खान साहब उस तरह मजम्मत नहीं कर रहे थे। 9 के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, उन्होंने उस तरह उसको जो है वो नहीं उसके बारे में जो है वो बात की, या उसको जो है वो ये नहीं कहा कि जो हुआ ये बुरा हुआ। वो भी एक चीज़ें, मतलब इदारा और खान साहब, शायद खान साहब ये समझ रहे थे कि इस वक्त खान साहब इज़ बिकम सो पॉपुलर कि शायद जो सीन्स टर्की में नज़र आए थे, शायद उस तरह के कोई सीन्स जो हैं वो नज़र आए। बट कमिंग बैक, आप अभी कोशिश की क्योंकि बात हो रही थी, तो आपसे ये पूछूंगी कि आप भी कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई बैकडोर चल रहा है कि मामलात जो हैं वो पीटीआई के जो हैं वो बेहतर किए जाएं, इदारों के साथ बेहतर किए जाएं? पहले आपके सवाल आपका तवील था, उसमें एक लाइन बड़ी है, मैं उसका जवाब अगर मैं ना दूं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपने फरमाया कि खान साहब ने इदारे के सामने अवाम को खड़ा किया। मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। इमरान खान साहब तो वो आदमी है जिसने अपनी ज़ात पे हमेशा अपने मुल्क और अपने इदारे को, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो चाहे कोई और इदारा हो, हमेशा उसको फौकियत दी है, मुल्क को और इदारे को। जब एक आदमी एज अ वजीर आजम, और जब वो वजीर आजम की कुर्सी से निकाल भी दे गया गलत तरीके से, वो क्या बात करता है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, और ये भी कहते हैं कि इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को फौज की जरूरत है। तो इससे ज्यादा फिर इमरान खान साहब की एक मोहब्बत का क्या हम और क्या, और कोई सबूत भी हमें देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम को उसका पता है। That's very debatable because आप एक तरफ 9 में है, दूसरी तरफ आपको पता है IMF के चुंगल में जो है फंसे में, फिर शौकत तरीन साहब किस किस्म की कॉल्स, और जाहिर है वो इमरान खान साहब के उस पर इमा पे जो है वो सारा कर रहे थे। केपी और पंजाब के जो मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उनको कर रहे थे क्या आपने करना है ताकि लोन आगे ना हो सके। सो इट इज़ डिबेटेबल कि कुछ, मैं ये नहीं कहती, और मैं कौन हूँ कि मैं कोई
इस तरह के सर्टिफिकेट्स बांटूं, बट हैविंग सेड दैट जो इस वक्त फैक्ट्स हैं। जी जी बताइए। अगर आप मुझे देखें, कुछ तो चीजें ऐसी हैं, जैसे अब शौकत साहब की आपने बात की, तो वो तो जाहिर है वो खुद उसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन शौकत तरीन की भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। देखें, जब गलतफहमी पैदा होती है ना, और जब दिल खट्टा होता है, तो फिर 100 बहाने 100 उज़र पेश हो जाते हैं। लेकिन जहां तक आपने एक और उस सवाल में वो भी जरूरी है कि खान साहब ने 9 मई में जो कोई गैर कानूनी काम हुआ, एहतजाज हमारा हक था, लेकिन जिसने कोई गलत काम किया है डिफेंस इंस्टॉलेशन पे, तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो बेल पे गए थे 11 मई को, तो उन्होंने खुद उस चीज से अपने आप को डिस्टेंस किया, तो उन्होंने कहा था कि गलत हुआ है। लेकिन वो आफ्टर थॉट थी ना, वो आफ्टर थॉट थी, इमीडिएटली जो है वो आफ्टर थॉट थी। उसके बाद ये पहले तो यही कहा गया था कि जी ये तो अगर इस तरह होना था, खान तो साहब तो जेल में थे ना। देखिए, खान साहब तो जेल में थे, गिरफ्तार थे, जेल में थे, अली साहब वो तो वो चले बहुत बात हो। मुझे ये बताइए, चीजें बेहतर करने के लिए खबरें आ रही हैं, आप शायद कोई बैकडोर इस्तेमाल हो रहा है आपको जी। अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने शौकत तरीन साहब के हवाले से बात की है। हमने काबीना में इकट्ठे काम किया है, सीनियर आदमी हैं, मैं ज्यादा पहले नहीं जानता था, काबीना में उनकी मेहनत को मैंने देखा। लेकिन एक बात सामने जरूर लाना चाहूंगा, उनके हवाले से आपने एक बात की कि शायद वो सियासी फायदे के लिए मुल्क का कोई नुकसान उनसे हो रहा था, जो कभी वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साथ बैठ के, अब ये आप कहेंगे कि ये किस जमाने की वो ये बात कर रहा है, जब ये दूसरी वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी हमारी हुकूमत खत्म होने से शायद महीना पहले थी, मैं और वो साथ बैठे थे जब पूरी आलम इस्लाम की लीडरशिप वहां आए हुए थे, वजारत खारजा वाले। तो मेरे साथ बैठ के कहते हैं कि यार मैंने जिंदगी में बहुत कमा भी लिया, मेहनत भी की, बच्चे सेटल हो गए हैं। ये अब ऐसी बात है शायद मीडिया पे मैंने एक दफा की होगी, आपके प्रोग्राम पे मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि आपने शौकत भाई के बारे में बात की, तो जरूरी है कि उनके अंदर का इनर आपके सामने में रखूँ। क्या यार, मैंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, जिस तरह वो बोल्डली बात करते भी कहते हैं, यार मैं अब चाहता हूं कि ये आदमी जो है ना, इसके साथ मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ मैं बेहतर करूं, इस मुल्क को बेहतर करें, ठीक करें। तो ये स्पिरिट है। स्पिरिट तरीके साहब की क्या है, मुल्क को ठीक करना। इमरान खान साहब की, मेरी, हमारी सब लोगों की बात है जो आपने आपकी और उनके दरमियान हुई, और एक वो बात है जो मंजर-ए-आम पर पूरी दुनिया ने सुनी, उस पे इमरान खान साहब के पाए के लीडर के साथ ये किया जाए जो हो रहा है। क्या इमरान खान साहब कभी भी मुल्क से गद्दारी कर सकता है, कभी कोई सीक्रेट आउट कर सकता है? दिल पे हाथ रख के बताएं। अच्छा, केसेस हैं, ये तो ये अदालतें जो है वो डिसाइड करेंगी। अली भाई मुझे ये बताइए क्विकली, सिर्फ क्योंकि मुझे सेगमेंट जो है रैप अप करना है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और वी होप कि जो सही फैसला हो वही हो। मुझे ये बताइए, क्या आपकी तवज्जुह से कोई बैकफुट चल रहा है कोई पीटीआई के लिए आगे? आजकल एक बात आपने कहा कि इंसाफ करेंगी, करेंगी इंसाफ, लेकिन एज अ वकील मैं बात कर रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड यहाँ से जरूर चीफ जस्टिस साहब के पास जानी चाहिए कि हम इसको बहुत बड़ा जस्टिस का कत्ल समझते हैं, इंसाफ का, कि मुल्क का साबिक वजीर आजम जो है उसका ऐसा ट्रायल चल रहा है जैसे कि वो वॉर क्रिमिनल है। वो क्यों वहां पे आप जैसी आजाद मंच जो साथी, लेकिन आप मेरे बैकडोर का सवाल मैंने 3 दफा पूछा, जवाब शायद नहीं देना चाहते। आखिरी हम पूछ रही हूँ, क्या कोई बैकडोर चल रहा है? क्या कोई बैकडोर आपकी तवज्जुह से चल रहा है? बैकडोर का मतलब अगर सियासी जमातों से कोई ताल्लुक बातचीत है, तो वो पॉलिटिकल कमेटी ने 1-2 दफा एंगेज किया। वो मोहम्मद अली दुरानी साहब आए थे, तो जाहिर है जब वो हमसे बात करना चाह रहे हैं तो बात तो हम करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बैकडोर मेरे नॉलेज में इस वक्त नहीं है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट कोई बात चल रही हो या किसी जमात के साथ बैठक हो रही हो। कुछ सिराजुल हक साहब से हमारी पॉलिटिकल कमेटी की कोई बात हुई और उसके बाद फिर दोबारा बात नहीं हुई, और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बात करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल जमात है, उनसे हमने बात की, लेकिन वो भी ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ, मोहम्मद अली दुरानी साहब खुद नहीं आते, अक्सर ये समझा जाता है कि किसी का मैसेज लेकर आते हैं, तो कोई मैसेज, कोई पैगाम रसाई तो नहीं हुई ना फिर? देखिए, मैं वो कमेटी का मैं रुकन हूँ, लेकिन उस मीटिंग में मैं नहीं था, लेकिन जाहिर है दुरानी साहब अगर आए हैं तो उन्होंने किसी से बात की होगी, इसी तरफ नहीं उठ के आ गए होंगे, लेकिन अगर खुद भी आ गए हैं तो मैं समझता हूँ अगर कोई बेहतरी की कोई बात करता है तो उसको सुनना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमारे उसूलों से, वो हमारे उसूल से मुतजाद नहीं है, तो उस बात को आगे लेके जाएंगे, नहीं है तो हम माजरत करेंगे। क्विकली, पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या देख रहे हैं? As bright as Pakistan. The youth of Pakistan is standing strong with Imran Khan and Pakistan Tehreek Insaf. Tehreek Insaf is a reality. It is bound to stay. 60-70% of youth are inclined and in touch with Pakistan Tehreek Insaf.
तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इतना ब्राइट है जैसे कल सुबह आने वाला रोशन दिन, इंशाल्लाह। चले ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हमने जो है वो अली मोहम्मद खान साहब से बात की, पीटीआई की सियासत कहाँ जा रही है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स आज कोर्ट में जो है वो जमा हो गई हैं। फिर से जो है बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इलेक्शंस वक्त पर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, साथ ही साथ रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आमिर ज़िया साहब आपसे शुरू करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे, और आप लोगों को अब ये सवाल पूछना जो है वो बंद कर देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, जिस किस्म की आज मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो जमा हुई है, और ये बात करना, क्या आपको लगता है कि एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी और ये कहा जाएगा उनकी हेल्थ जो है वो इजाज़त नहीं देती? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जिस किस्म का जो है वो बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है, जो ये पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तनकीद का भी सामने करना पड़ा गुज़िश्ता दिनों में। तो आप किस तरह देख रहे हैं, क्या वापसी देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, आपको लगता है फिर से डिले होगा? हमारी जो आपने जिन अंदेशों का इजहार किया है, मेरे ख्याल में उसी तरह के अंदेशे और वसवसे जो हैं वो नून लीग की क़यादत के दिल में भी है, उनके जो हिमायती हैं उनके पास भी हैं। वो बार बार यकीन दिला रहे हैं कि जी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो वापस आएंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे, लेकिन इस बात का ना दावा करने वालों को यकीन है, ना उनके हामियों को, ना मुखालफीन को। और यही वजह है कि बार बार उनको इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि जी वो आएंगे, और मीडिया है कि ये सवाल उठाने से नहीं थक रहा। वो के मतलब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी आप ये सवाल उठाएं मत, इसका मतलब है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, उन पे एतबार की कमी है, क्रेडिबिलिटी का मसला है। वरना किसी भी अगर एक सियासतदान कहते कि जी मैं ये करूंगा तो बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये कहना भी चाहे ना कि जी मैं ये काम करूंगा तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जी अगर आप वकला से बात करें, जाहिर है कि डिवाइडेड पॉलिटिकल वो लीगल ओपिनियन है। बहुत सारे वकला की राय है कि क्योंकि ये सजा याफ्ता है तो इन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। एक नहीं 2 केसेस में सजा याफ्ता है, मफरूर है, तो वहां पर बेल दी जाती है कि जहां पर आप मतलब है कि आप पे इल्जाम हो, वहां पर आप बेल लेते हैं। बट इफ यू आर कन्विक्टेड तो फिर आपको उसी अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर, कि जहां से आपको सजा हुई और आपको जेल जाएंगे, उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस जो भी हो। और मेरे ख्याल में इनको इसका भी यकीन नहीं कि उसके बाद क्या सूरत हाल जो होगी वो उभर के सामने आएगी। रह गई मेडिकल रिपोर्ट्स की बात, देखिए अगर ये इनकी तबीयत इतनी नासाज है तो लोग यकीनन ये सवाल करेंगे मारिया कि क्या बात है कि जलसे के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, यूरोप के घूमने के लिए भी बिल्कुल ठीक है, सियासी मुलाकातें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर रहे हैं, तो तमाम चीजें सवालिया निशान बनकर उभरेंगे और लोगों को और यकीन नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कि आप अगर ये वापस आए और उनकी तबीयत नासाज है तो हो सकता है अस्पताल को सब जेल बना दें, हो सकता है जाटी उमरा के किसी कमरे को सब जेल बना दे। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें होती हैं। अगर जमा मका आपके साथ हो तो फिर बहुत सारी जो तरीके होते हैं फैसिलिटेट करने के। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान की कमी है। उन्हें वो कि उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने, जैसे आपको पता ही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंसाफ हमें करना चाहिए उन जनरल्स का, जिसमें बाजवा साहब का नाम लिया, फैजल साहब का नाम लिया, जजिस का नाम लिया, फिर लेकिन वो पीछे भी थे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपने अपनी नीयत तो बता दी, क्योंकि बयानिया तो कभी भी तब्दील हो सकता है। अभी आप पीछे हटें, कल को दोबारा आप उस बयानिए पे आ जाएंगे। तो एक तरह का वार्निंग शॉट था हमारे उन इदारों के लिए कि जिनमें बाज लोगों ने समझा कि नवाज शरीफ साहब जो उनमें कुछ आ गया होगा, तजुर्बे ने कुछ सिखाया होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहली बार हुकूमत से लगो के कुछ नहीं सीखा, दूसरी बार नहीं सीखा, तीसरी बार जब आए थे लोगों ने कहा जी अब यकीनन सीख लिया होगा और अब ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी में की। लेकिन इन्होंने फिर वो इनको जो शौक था कि जी मुशर्रफ साहब का मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, जेल में डालना है और मैंने फला चीज करनी है, भारत के साथ ताल्लुकात करने विदाउट कंसल्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट, तो उन चीजों ने अंडरमाइन किया उस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो अभी भी उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी है, और जब नीयत दिखा दी है
तो मुझे वो जनरल कियानी का जुमला याद आता है कि जब हम किसी राइवल के बारे में तजिया करते हैं तो हम उसकी नीयत नहीं देखते बल्कि उसकी कैपेसिटी टू डैमेज देखते हैं, वो कितना डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो नीयत तो आज अच्छी है, कल बुरी हो जाएगी आपकी, तो जो डैमेज करने की कैपेसिटी है वो वैसे ही बरकरार है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए जो अगली मंजिलें हैं उतनी आसान नहीं जितनी लोग कह रहे हैं। जी, इतनी आसान नहीं जितने वो समझ रहे हैं। अच्छा, रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रजा साहब, मैं जरा आपको सुनवा दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं, फिर उस पर आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। मैं आज ये बड़े अदब से बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये अब बात खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अच्छा रजा साहब, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि वाकई ये हतमी जो है ये फैसला है ये होकर रहेगा, या इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि हवाओं का रुख किस तरफ जाता है, प्लस वोटर जो है वो किस हद तक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि PMLN को कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। 16 महीने की जो कारकर्दगी रही है उसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, बल्कि इफ आई मे यूज़ द वर्ड बड़ा कोल्ड रिस्पांस मिल रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी 16-17 महीने की हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की और उनके इत्तेहादियों की, और उसने जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, अब देखिए लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला, मारिया हम ये बात पहले भी कई बार कर चुके हैं कि ये जो सियासी गुफ्तगू और सियासी फैक्टर्स, इस्टेब्लिशमेंट और वो क्या कर रही है या बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो सानवी बातें हैं। लोगों का प्राइमरी कंसर्न रोजगार और महंगाई है, और जो हालत इस वक्त अभी आप आदादो शुमार देख लीजिए, पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह की महंगाई रही है पिछले 1.5 साल से, और बेरोजगारी भी रिकॉर्ड बढ़ी है, बल्कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। तमाम आदादो शुमार अभी आप देखिए जो वर्ल्ड बैंक के आदादो शुमार है वो बहुत खतरनाक है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और फीकस आमदनी जो है हर पाकिस्तानी की उसमें कमी भी हुई, और इस साल मजीद कमी होगी, क्योंकि अभी जो नई एस्टिमेट आया है शरह तरक्की का वो 1.7% है, जिसका ये मतलब हुआ कि आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है जबकि टोटल आमदन मुल्क की कम बढ़ रही है। तो इन हालात में कैसे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा उनको, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मियां नवाज शरीफ के लिए, उनके पार्टी के लिए भी। मगर ऑन दी अदर हैंड एक बात ये जरूर है कि जो उनकी, चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग आप देखते हैं कि वो कितनी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा अपने सपोर्ट बेस को। उनके अपने वोटर्स उनसे नाराज हैं, जैसा कि आप देख रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और भी जो सर्वेज भी अभी आए हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि इस वक्त एक बहुत टफ सिचुएशन है। मगर सियासत देखिए वो उसकी बदलने में, जब एक बार कैंपेन स्टार्ट होती है पॉलिटिकल कैंपेन, तो उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। और फिर पाकिस्तान में ये मत भूलिए कि जब मैदान जो होता है, साहब कथा कलामी की माफी, बिल्कुल आप कहते हैं जब कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं। आमिर साहब ने तो इस तरफ जो है वो इशारा कर दिया। आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये कैंपेन में बयानिया क्या होगा? जाहिर है कैंपेन का कोई बयानिया तो होता है ना, ये कैंपेन का बयानिया क्या होगा? मतलब कंफ्यूजन लग रही है, 2 हफ्ते पहले कुछ और बयानिया था, अब कुछ और बयानिया है। अब 13 से 18 तक लोग कब तक याद रखेंगे, स्पेशली इस 16 महीने की रिकॉर्ड महंगाई के बाद? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं वो किस हद तक इस बात को तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मगर देखिए इसमें एक और पहलू ये है कि पहले तो उन्होंने ये एहतसाब की बात की, जो कि वो भी मैं समझता हूँ कि डेटेड हो चुकी है। वो जनरल बाजवा और जजों के ऊपर जो तनकीद और उनके एहतसाब की डिमांड जो है वो कुछ एक हल्का कोर PMLN सपोर्टर, तो उससे जारी बात है चार्ज अप होगा। बाकी जो अवाम है, जो वोटर हैं, वो उनको क्या पड़ी है, उनकी तो डे टू डे लाइफ जो है वो उस वक्त मुतासिर हुई है। अब यही बयानिया हो सकता है कि जो उन्होंने कुछ इशारा भी दिया कि भाई वो मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए आ रहे हैं और वो कोई मईशत को ठीक कर देंगे। और ये भी एक ऐसी बात है कि जो मेरे ख्याल से इस वक्त किसी एक सियासी पार्टी के हाथ में नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है कि वो मईशत को ठीक कर
सकें जिस तरह के हालात बने हुए हैं। जब तक कि सारी पार्टियां, जिसे बार बार हरफ आम में मिसाके मईशत कहा जाता था, जब तक पाकिस्तान में वो नहीं होगा उस वक्त तक आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम कोई चेंजेस नहीं देख सकते। लेकिन एक फैक्टर ना भूलिए कि जब आपका जो बहुत सारा वोटर होता है खुसूसन देही इलाकों में और सेमी अर्बन इलाकों में, उनके लिए उनका काम पड़ता है थाना कचहरी से, उनका काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से। जब वो देखते हैं कि एक पार्टी जो है उसका लीडर जो है वो जेल में है और उस पार्टी के को जो है बड़ी उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और शायद वो इक़्तिदार में ना आए, तो फिर वोटर्स बहुत सारे जो होते हैं वो अपने फायदे के लिए वोटिंग डिसीजंस लेते हैं। हाँ, शहरों में तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का बहुत जोर होगा और गालिब इम्कान यही है कि शहर वो जीत जाएंगे। लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लेकिन जो बाकी सीट्स हैं वहां पर बहुत टफ फाइट होगी और वहां पे पीएमएलएन को एज होगा। जी अच्छा, आमिर ज़िया साहब, अभी रज़ा साहब बात कर रहे थे कि जी पीएमएलएन अब ये कह रही है जी हम मईशत को ठीक कर देंगे। अगेन किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है और स्पेशली आपको याद होगा नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह की नो कॉन्फिडेंस से पहले जो है बातें की जाती थी उसकी बिल्कुल नफ़ी हुई और किस तरह जो चीज़ें ख़राब हुई मईशत के हवाले से। तो ये सिर्फ लफाजी लगती है, लफाजी से ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। नाउ बेयरिंग दैट इन माइंड एंड ऑल्सो बेयरिंग इन माइंड के इस वक्त जो 3 करोड़ नया वोटर ऐड हुआ है वो आपकी 18 से 25 की उसमें एज ब्रैकेट में जो है वो फॉल कर रहा है। वो ये चीज़ें बहुत गौर से जो है वो देखता है कि कौन अब मेरे मसाइल जो है वो हल कर सकता है, वो बहुत बाशऊर है। आपको लगता है इतना आसान होगा पीएमएलएन के लिए? अच्छा, मैं पीएमएलएन की जो मुश्किल या आसानी उस पर आता हूँ। मुझे जब से मैं नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, ये बहस सुन रहा हूँ कि उनको आएंगे नहीं आएंगे, तो एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें अर्ज करता हूँ कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब की यही हालत है, वो इरादे बांधते हैं, ठीक है ना, फिर तोड़ देते हैं कि उनको खदशा है कि पता नहीं क्या हो जाए, क्या होगा। इत्मीनान की कमी है, उनको नहीं पता, वो श्योर शॉट नहीं है कि उनके लिए आने के लिए वक्त जो है साजगार है या नहीं है, उनको यकीन नहीं आ रहा अभी तक। अब आइए ये जो बात की थी नून लीग के, अपेरेंटली अगर आप देखें तो वाकई जो उसका सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है उसको तो तोड़ फोड़ दिया गया है, बल्ला टूट चुका है और वो मैदान में गालिबन ना हो, ठीक है, उसको कैंडिडेट ना मिल रहे हो, फिर कैंडिडेट छोड़े, एक जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट होती है उसके लिए भी आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं, इलाके के बड़े चाहिए होते हैं, इन्फ्लुएंशियल चाहिए होते हैं, तो वो भी जो हमेशा हमारी सियासत का वो है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शन होते हैं तो लोग गायब हो जाते हैं। तो वहां पे वो वाकई पीटीआई की जो सूरत हाल है, डिस्पाइट उसकी पॉपुलैरिटी के, मकबूलियत के, वो जो ट्रांसलेट करना उस मकबूलियत को बैलेट के अंदर, वो एक चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। एक बात। दूसरी बात ये कि इसका फायदा क्या नून लीग को होगा, किस हद तक होगा, ये एक मेरे ख्याल में बहस तलब बात है। मैं समझता हूँ जो हमारी रिवायती बड़ी सियासी जमातें हैं वो अभी तक 20वीं सदी में फंसी हुई हैं। वो जो हमारा यूथ बल्ज है, जो आप फरमा रही हैं कि जी 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, 30 साल के हैं, उससे कम उम्र के लोग हैं, तो 65% हमारी आबादी है, वो हमारी इन सियासी जमातों से, उनके लीडरों से, उनके बयानिए से वो एसोसिएट नहीं करते। ये समझते हैं कि ये लोग 20वीं सदी में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, ये 21वीं सदी के पाकिस्तान में हल बन के नहीं उभर सकते। तो अब देखें ना, ये 75 बरस के हो गए जो अपने कहते हैं आलम शबाब में, आलम जवानी में मुल्क के लिए कुछ ना कर सके नवाज शरीफ साहब 40 साल में, अब क्या करेंगे? मतलब है, ये तो सवाल है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये वो सियासतदान है कि जिनकी शेल्फ लाइफ मुकम्मल हो गई है, आप हमें वो दवाइयां दे रहे हैं कि जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, अब वो कोई असर नहीं करेंगी। तो हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब बात है कि अभी तक हम 20वीं सेंचुरी के 20वीं सदी की सियासत में फंसे हुए हैं, नए लोग नहीं आ रहे, नए कोई इस पे बात नहीं कर रहे कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान का खाका क्या होगा। कलामी की माफी, आपने नए लोगों की बात की, आपने नए लोगों की बात की, तो एक नई पार्टी भी जो है वजूद में आने को है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पार्टी पे भी बात करेंगे कि उसका क्या फ्यूचर है, जो शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल साहब पर जो है वो मबनी होगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि 21वीं सदी के मसाइल का हल इन रवायती पार्टीज के पास नहीं है। इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। रज़ा रूमी साहब, आपका भी इस पर पर्सपेक्टिव लूँगी, फिर आमिर साहब की तरफ जाऊंगी। जो एक नई पार्टी जो वजूद में आने को है, और ऑब्वियसली वो यंग लीडर्स पे, रिलेटिवली यंग लीडर्स पे जो है वो मबनी है। मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो गए, शायद खाकान अब्बासी साहब हो गए। क्या आपको लगता है कि ये पार्टी कुछ कर पाएगी, या अपना जो है वो मार्क उस तरह इट विल बी एबल टू मेक इट्स मार्क, कंसिडरिंग अभी जो गैलप सर्वे आया है उसमें इन तीनों को भी जो है वो शामिल किया गया है? देखिए मारिया, सबसे पहली तो ये बात है कि मैं एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ये तीनों अफराद जिनका आपने जिक्र किया, ये मेरे ज़ाती दोस्त हैं और मेरे अच्छे से ताल्लुकात हैं। मैं बल्कि बहुत कदर करता हूँ मिफ्ता साहब की, शाहिद साहब की और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की। मगर बात ये है कि ये कैसे नई पार्टी बन जाएगी? ये लोग भी तो रिवायती, जो ये 20वीं सदी की पॉलिटिक्स जिसको आमिर ज़िया कह रहे थे अभी, ये वही, हाँ, तो ये वहीं से तो आ रहे हैं ना। ये कौन सी कोई जिसे कहते हैं कि वो मिफ्ता साहब 2 बार वजीर खजाना रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम रहे हैं PMLN के, और मुतअद्दिद बार वजीर रहे हैं उनके, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी सेनेट की जो कमेटी है उसकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर प्लीज ऑडियो फिक्स कर दीजिए। जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? रज़ा रूमी साहब की आवाज आ रही है? बस मारिया को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही। आप दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं, क्या होगा? तो बात ये कि हाँ, उनके पास एक एजेंडा जरूर है और आइडियाज हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है, और मैं तो उनको, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो नई पार्टी बन रही है या नहीं बन रही, नंबर 1। और नंबर 2, जितना वक्त रह गया, हाँ देखिए, हम इस वक्त अक्टूबर में मौजूद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात जनवरी के आखिर में या कई फरवरी के शुरू में हो जाते हैं, तो ये तो बहुत कम वक्त है मोबिलाइज करने का, पार्टी का स्ट्रक्चर बनाने का, और इसमें तो मुश्किल से एक मंशूर ही लिखा जा सकता है, और कुछ हलकों में ही बात हो सकती है। हाँ, इसका पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, नई पार्टीज की। बल्कि जो पार्टीज हैं बड़ी, वो तीनों पार्टीज भी आजमाई जा चुकी हैं, और वो तीनों का आप देख लीजिए कि उनकी पॉलिसीज में क्या फ़र्क है। सिर्फ शख्सी अनाद है, एक दूसरे से जिसे कहते हैं गुस्सा है, नफरत है, मुंतकिम मिजाजी है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। मतलब ये कि तीनों पार्टीज जो है, PPP, PMLN और PTI, ये IMF के पास गए, IMF की हर कंडीशन को पूरा करने की तगोदो की। तीनों पार्टीज जो हैं वो भागे भागे सऊदी अरेबिया, कतर, UAE के पास पहुंचते हैं। तीनों पार्टीज भागी भागी जो हैं वो अमेरिका से इमदाद का मुतालबा करती हैं, या अमेरिका से मुतालबा करती हैं कि हमारे मुखालिफिन जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके ऊपर उन पे पाबंदियां लगाएं, उनको तंग करें। तो किसी पास, मैं समझता हूं कि जो एक एजेंडा पाकिस्तान को चाहिए, और वो इस वक्त पाकिस्तान को एक इनकलाबी रेडिकल एजेंडा चाहिए, रिफॉर्म का, अमीरों पे टैक्स करने का, सिविल सर्विस को ठीक करने का, पुलिस को ठीक करने का, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को खत्म करने का। ये तीनों पार्टीज जो हैं हमारी रवायती, ये तो बिल्कुल नहीं। इनका तो ये होता है कि भी आर्मी चीफ मेरे साथ हो तो आर्मी को सलाम, आर्मी चीफ मेरे साथ नहीं है तो बस आर्मी बहुत बुरी। अब ये तो कोई सियासत ना हुई भाई, आप पार्लियामेंट को तो मजबूत करें ना। खुद पार्लियामेंट आपकी क्या, देखिए, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट नहीं जाते थे, मतलब वो अहमियत ही नहीं देते थे कि वो वहां पर के उसका हिस्सा बने और उसकी सुप्रीमेसी को कायम करें। तो ये नई पार्टी जो है, क्या वो कर पाएगी, ये वक्त ही बताएगा। जी मारिया। अच्छा, नई पार्टी कर पाएगी, वक्त ही बताएगा। आमिर ज़िया साहब, रेडिकल रिफॉर्मिस्ट एजेंडा चाहिए, और क्या आपको इस पार्टी में लगता है कि शायद वो रेडिकल रिफॉर्मिस्ट एजेंडा जिसकी तरफ रजा बात कर रहे हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर भी है, वो शायद ये डिलीवर कर पाए? माशाल्लाह, जो मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 172 के करीब जो हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो 173वीं आ जाए, 174वीं आ जाए। बात ये होती है कि जो बिल्कुल रजा ने दुरुस्त कहा कि किस एजेंडे के तहत आते हैं और उस पार्टी का क्लास कैरेक्टर क्या है। अभी जो 3 बड़ी पार्टी आपकी यहाँ जमातें हैं, पार्टीज हैं, उनका क्लास कैरेक्टर मोर और लेस सेम है। बिल्कुल सही बात है कि शख्सियतों का फर्क है। एक जगह पे मतलब है कि इमरान खान है, दूसरी पे एक शरीफ खानदान है, तीसरी पे जरदारी खानदान है, तो ये फर्क है, लेकिन ये कोई फर्क है नहीं।
तीनों जमातें इलेक्टेबल्स पे जो है बैंक करती हैं, तीनों को दौलतमंद लोग चाहिए, तीनों का एस्टेब्लिशमेंट से वही लव हेट का रिलेशनशिप है, और कोई आपको मजबूत पॉलिसी आपको नजर नहीं आती है। हत्ता कि वो इनकलाबी पॉलिसी छोड़े, एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी आपके पास एक मजबूत नहीं बनी हुई होती है। हालांकि तीनों जमातें कहती है, आप इनके लोगों से बात करें कि जी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स होने हैं और फला काम होना है। अब नई पार्टी अगर कोई बनती है तो उसको किस तरह से मुख्तलिफ हो सकती है? मुख्तलिफ इस तरह से हो सकती है कि उस पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत हो, उस पार्टी के अंदर मिडिल क्लास की जगह हो, उसमें मेहनत कशों की जगह हो, लीडरशिप इलेक्टेड हो। आप देखें ना, जब यहाँ पर हमारे रीजन में ऑल इंडिया कांग्रेस जब बनी 1865 की बात है, उस वक्त से लेकर अब तक, ठीक है, एक मुख्तसर अरसे के लिए खानदान की, नेहरू खानदान ने डोमिनेट किया उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी 60-65 उसके जो थे सदूर जो थे वो इलेक्ट होकर आते थे ना पार्टी को लीड करने। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसमें वो कायदे आजम को कहा गया कि आप ताहयात उसके सदर बन जाए, उन्होंने मना कर दिया था। तो जब तक वो वैल्यूज थी उस जमाने में, तो उस जमाने में इलेक्शन हुआ करते थे और नई क़यादत आया करती थी इन दोनों बड़ी जमातों की। उसके बाद क्या हुआ कि ये तमाम जो है लोगों के खानदान की बांदी बन गई, वहां पर इलेक्शन जो है वो होता ही नहीं है, किसी मतलब पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो अगर कोई नई पार्टी आती है और वो रिफॉर्मिस्ट एजेंडे के साथ आती है, मईशत के हवाले से जो भी बिल्कुल रजा कहते हैं, सिविल सर्विस हो, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो, इन तमाम पे बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात वो किसी खानदान की जात की मिल्कियत ना बन जाए। अब आप देखें, हमारी ये बड़ा मिसाल देते हैं, हम बरतानिया की पार्लिमानी जमहूरियत की नकल करते हैं, तो वहां पे तो देखें ना इलेक्शन होता है, पार्टी में इलेक्शन होता है, तो वहां पे जो माइनॉरिटी लोग हैं, वो इंडियन निजात जो है सुनक साहब आ गए, स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी निजात जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे यहाँ तस्वुर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपके यहाँ तो डीएनए में शरीफ खानदान का हो या जरदारी खानदान को, तब आप अहल होंगे, तब आप रॉयल्टी का ब्लड होंगे, और बाकी जो उनके लोग हैं उनको फर्शी अदाब करते रहते हैं। तो अगर कोई नई पार्टी बनती, खुशाइंद है, लेकिन ये जरूरी सवाल है कि वो किस हद तक दूसरी पार्टी से मुख्तलिफ होगी, करप्शन के खिलाफ उसका क्या स्टांस होगा, रिफॉर्म्स पे क्या होगा, अभी तो हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान इन जमातों का नैरेटिव कश्मीर पे क्या है हमें नहीं पता, इंडिया पे क्या है हमें नहीं पता, कि ये प्राइवेटाइजेशन क्या करना चाहते हैं। पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा रजा साहब से बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ क्योंकि जाना है। इलेक्शन की हम बातें कर रहे हैं और अवाम जितना ज़्यादा इस वक्त मौजूद है, जिस किस्म की जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत जिस तरह काम कर रही है, और अगेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कन्फ्यूजन है, इलेक्शन हो रहे हैं ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जी मारिया मुझसे पूछ रही हैं? जी रजा जी, देखिए मारिया, बात यह है कि आपको पता है कि एक डिफॉल्ट पोजीशन होती है हमारी मुक्तदरा की कि उनको इलेक्शन ज्यादा पसंद नहीं होते, ठीक है ना। अगर उनके नताइज में कोई पसंदीदा, या जैसे जनरल ज़िया मरहूम कहा करते थे, मुस्बत नताइज निकलने का इम्कान ना हो। लेकिन बात यह कि जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान भी बदल गया, हालात भी बदल गए हैं, तो अगरचे कि मैं ये समझता हूँ कि एक हल्का ज़रूर है, जो मुझे इतलात भी है कि जो ये समझता है कि भी इलेक्शन को आगे कर देना चाहिए, लेकिन वो अब मुमकिन नहीं है। इलेक्शंस एक तरह से इनएविटेबल हो चुकी है। हाँ, कुछ हफ्तों की आगे पीछे डेट तो हो सकती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर आपको इलेक्शंस में गैर मामूली ताख़ीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की असेंट चाहिए होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें जो नए चीफ जस्टिस का आपने देखा है कि जो वतीरा है कि वो फुल कोर्ट बिठाते हैं और उसको पब्लिक लाइव टेलीवाइज भी करवाते हैं, तो इन हालात में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक नया कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही कई महाजों के ऊपर देखे ना, खारिजा महाज के ऊपर अफगानिस्तान से है वो आडा लगा हुआ है, और मसाइल हैं अंदरूनी तौर के ऊपर, उनको पीटीआई की फिक्र है। सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपका ये मानना है कि इलेक्शन जो है वो टाइम से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीटली उस तरह डिले नहीं किया जा सकता। ऑन दैट नोट विल हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। रजा रूमी साहब, आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।